नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जेंडर रोल, इसका मतलब होता है रोल फॉर द जेंडर, लाइक मैन एंड वीमन। पुरुष का क्या रोल है और फीमेल का क्या रोल है, वीमन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। सो ये जो रोल है ये निर्धारित किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। ओके, जिस प्रकार की आपकी सोसाइटी होगी, जिस प्रकार का आपका कल्चर होगा, उसके अनुसार पुरुष और महिला को रोल दिए जाते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, तो ये आप बोल सकते हैं एक कल्चर, एक सोसाइटी का है पैटर्न, जैसे कि पुरुष के द्वारा क्या काम किए जाते हैं, ऑफिस जाना, मोबाइल चलाना, बाहर जाना, जिम करना, ड्रिंक करना। सो दीज ऑल द वर्क ऑफ मैन। एंड फॉर द वीमन लाइक द घर के काम करना, फूड तैयार करना, टेक केयर करना बच्चों को। सो दीज आर द वर्क ऑफ वीमन दैट इज इन पर्टिकुलर सोसाइटी। ओके, और यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर कि यहाँ पर एक मैन है दैट कैन आल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ वीमन लाइक दी कि कपड़े साफ करना एंड ऑल द प्रिपेयर द फूड एंड ओके इस्त्री करना। ये सभी के सभी काम पुरुष के लिए निर्धारित है एक दूसरी सोसाइटी में। और फॉर द वीमन, ये वीमन जो है पुरुषों के भी काम कर सकती है लाइक दिस। ओके, सो इट डिपेंड ऑन द कल्चर एंड द सोसाइटी कि आप किस प्रकार के रोल हैं पुरुष और महिला के लिए दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं जेंडर रोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी लिखा है। नाउ द नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी। सो यू कैन सी जस्ट द पिक्चर, और इसको आप देख के इजीली समझ पाएंगे कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं हमारी सोसाइटी के, ओके, जो भी अपॉर्चुनिटी है बराबर मिले। ओके, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, दोनों को रिसोर्सेज बराबर मिलनी चाहिए, और किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक और सोशल किसी प्रकार का कोई वहाँ पर हो सकते हैं इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इवन आल्सो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए जेंडर इक्वालिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इरेडिकेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स एंड द बिलीफ, और ट्रीटमेंट भी बराबर होनी चाहिए बोथ द सेक्स इन द मैटर ऑफ द अथॉरिटी, चाहे एक्सेस का मामला हो, चाहे रिसोर्सेज का मामला हो, या फिर मोबिलिटी का मामला हो। किसी प्रकार के जो एस्पेक्ट है उन सभी में महिला पुरुष को बराबर का हक है, उसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। सो दिस इज आल्सो गिवन इन दिस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? हक बराबर मिलना चाहिए, डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें महिला और पुरुष की, सो फेयरनेस ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द वीमन एंड मैन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। जिसकी जैसी नीड है उसको उसके अनुसार जो है ट्रीटमेंट होना, या बोल सकते हैं उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है, वहाँ पर एक इसके जो फादर है उसका एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है सबसे। सो यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब होता है कि उसको तीनों को बराबर रिसोर्स दिए गए, अर्थात जो यहाँ पर स्टूल है तीनों को एक जैसा दिया गया है, तो इसे बोलेंगे इक्वालिटी, कि सबको बराबर देना। और अगर बात करें इक्विटी, इक्विटी मतलब होती है कि जो जैसा है उसके अनुसार उसको उसकी जो नीड है उसको पूरा करना। जैसे कि एक यहाँ पर फादर है, सो उसको ज़रूरत नहीं है, ही कैन ईजिली सीन, इस दीवार के बाद यहाँ पर खड़े होकर भी देख सकता है मैच को, सो उसको ज़रूरत नहीं है स्टूल की। बट एक जो उसके बाद जो बड़ा बच्चा है उसके लिए एक स्टूल की ज़रूरत है, सो ही कैन आल्सो सीन। बट जो यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा है उसके लिए एटलीस्ट 2 स्टूल चाहिए, तभी वो मैच को देख पाएगा, उसको एंजॉय कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इज इक्विटी, कि जिसको जितनी नीड उसको उतना प्रोवाइड करना, उतने रिसोर्सेज देना, दैट इज कॉल्ड इज इक्विटी। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा, और इक्विटी क्या होता है उसको समझ आप गए होंगे। नेक्स्ट, जेंडर अवेयरनेस। जेंडर अवेयरनेस का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी जिसके माध्यम से आप सोसाइटी को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल एंड फीमेल की, उसको आप समझ रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करना, और ये भी समझना, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना कि इससे क्या डैमेज हो रहा है हमारी सोसाइटी को। जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं पुरुष और महिला के प्रति समाज की, उससे हमारे समाज में क्या डैमेज हो रहा है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके प्रति जागरूक होना, उसको बोलते हैं जेंडर अवेयरनेस। नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है इतना जस्ट जेंडर सेंसिटिव टू अंडरस्टैंड ऑफ जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसको अंडरस्टैंड कर लेना, और जो भी जेंडर इशू है हमारी सोसाइटी में उसको भी अंडरस्टैंड करना, और एक एबिलिटी ऐसी कि जिसके माध्यम से आप जो भी समाज में जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को एडिकेट करना, उसको ख़त्म करना, एंड द एबिलिटी टू एडिकेट
or to prevent these kind of the gender differences in the society. So this is called a gender sensitivity. Sensitive होना towards the gender differences, that is called gender sensitivity. Now the next gender analysis. जेंडर एनालिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से आप जेंडर इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, चाहे सोशली हो चाहे कल्चरली हो, किसी प्रकार से हो रहा है जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर इनइक्वालिटी किसी प्रकार से हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे कल्चर तरीके से या फिर पॉलिटिकल रूप में या फिर आर्थिक रूप से, उसको समझ पाना और उस पर महिलाओं के जीवन पर उसका क्या प्रभाव है, उनके हेल्थ पर, उनके वेलबींग पर, उनके समाज में उनके स्टेटस पर उसका क्या प्रभाव है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना एक टूल के माध्यम से, उसको बोलते हैं जेंडर एनालिसिस. सो जेंडर एनालिसिस इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस. सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो महिलाओं की है उसको एनालिसिस करने के लिए जेंडर जो एनालिसिस है बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है. ओके, एक मेथड है जिसके माध्यम से अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या रिलेशन है मैन एंड वीमन में और क्या जो रिसोर्सेज हैं और जो एक्टिविटी है एंड द कंस्टेंट दे फेस रिलेटिव टू अदर्स. तो ये से बोलते हैं जेंडर एनालिसिस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, जेंडर पैरिटी. जेंडर पैरिटी मतलब क्या होता है? ये बेसिकली रेशियो है इस, ओके, जो डिस्क्राइब करता है मैन एंड वीमन को, चाहे वो बॉय एंड गर्ल्स हो, इन द गिवन पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्टैटिकल मेजर इसके माध्यम से आप मेजर करते हैं एंड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द रेशियो बिटवीन मैन एंड वीमन. जैसे बात करें एजुकेशन को लेकर के, ओके, दिस जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एजुकेशन, जिसके माध्यम से आप जेंडर पैरिटी को समझ पाएंगे. एजुकेशन में आप कैसे समझेंगे कि जो इक्वल नंबर ऑफ द बॉय, इक्वल नंबर ऑफ द गर्ल्स रिसीव एजुकेशन सर्विस इन द डाइवर्स फॉर्म एट डिफरेंट लेवल. सो दैट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स विच दे आर गेटिंग द एजुकेशन. सो दिस इज कॉल्ड जेंडर पैरिटी. इसके माध्यम से आप रेशियो निकालते हैं बॉयज एंड गर्ल्स का, मेल एंड फीमेल का. ओके, नेक्स्ट, जेंडर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव दूसरे जेंडर के प्रति. यू कैन से विद द सेम सेक्स और अपोजिट और इवन फॉर द बोथ, सेम एंड अपोजिट. जैसे आपको बताया था मैंने होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के बारे में. सो ये प्रकार का एक झुकाव होता है दूसरे जेंडर के प्रति. नेक्स्ट, सेक्स टाइपिंग. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना बिकॉज ऑफ हिज हर बायोलॉजिकल सेक्स. जस्ट बिकॉज उसका जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्स है, इसकी वजह से आप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेक्स टाइपिंग. नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी. इसका मतलब क्या होता है? सेक्सुअलिटी इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल फीलिंग्स, थॉट्स एंड अट्रैक्शन एंड बिहेवियर्स टुवर्ड द अदर पर्सन. दूसरे लोगों के प्रति आपका जो अट्रैक्शन, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको बोलेंगे सेक्सुअलिटी. सो यू कैन फाइंड अदर पीपल फिजिकली, सेक्सुअली और द इमोशनली अट्रैक्टिव एंड ऑल दोज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी. आप समझ सकते हैं इसको. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. मतलब बायोलॉजिकली तरीके से या फिजियोलॉजिकल तरीके से या साइकोलॉजिकल तरीके से जो एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, उसको बोलते हैं सेक्सुअलिटी, जिसमें सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सप्रेशन, ये सभी की सभी चीज़ें इन्वॉल्व हो रहती हैं. नेक्स्ट है हेजमनी. हेजमनी का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पर ओके डोमिनेट करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर्स थे, ओके, जो अंग्रेज थे, उन्होंने डिफरेंट कंट्री पर राज किया, कॉलोनाइज किया, लाइक द इंडिया, ओके, और भी बहुत सारी कंट्री है. तो उनकी हेजमनी थी ऑन द अदर कंट्री, और दूसरे कंट्री के आइडियाज़, वैल्यू, कस्टम्स, कल्चर, सब पर उनका डोमिनेंस हो गया था. सो दैट इज कॉल्ड एज हेजमनी. ओके, नेक्स्ट, तो हेजमनी को हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया. नेक्स्ट है हिरार्की. हिरार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें पर्सन हो या फिर कोई चीज़ हो जिसको एक रैंक में लगाया जाता है. ओके, लाइक दिस. फॉर एग्जांपल एक पिरामिड बना के देख लेते हैं. सो दिस इज द सिस्टम और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द हिरार्की, जिसमें फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेवल, इसमें इस प्रकार से लोगों को रखा जाता है, या पर्सन को या थिंग्स को, किसी भी उसको रैंक करना, उसको बोलते हैं हिरार्की, एक हिरार्की में रखना. मिसोजिनी का मतलब क्या होता है कि वीमन के प्रति एक हीन भावना रखना या हेटेड करना, डिसलाइक करना और मिसट्रस्ट करना, उसको बोलते हैं मिसोजिनी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिसोजिनी का मतलब क्या होता है. हमारा समाज जो ऐसा है, हमारे समाज की जो नॉर्म्स ऐसी है कि जो एक्सेप्ट करती है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर वायलेंस कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं महिलाओं के अगेंस्ट इन दी फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स. तो इसे बोलेंगे मिसोजिनी. नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? पर्सन हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द प्री असाइन
जेंडर बाय द सोसाइटी। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा जब जन्म होता है बच्चे का, तो उस समय जो डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है कि लड़का है लड़की है, तो किसी भी पर्सन के द्वारा व्हेन पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द प्री असाइन जेंडर बाय द सोसाइटी, तो उसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी सोसाइटी के द्वारा जो उसको एक्सेप्ट किया गया एज ए मेल या फीमेल, बट वो अपने आप में फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट है, और बोल सकते हैं इमोशनली या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है साइकोलॉजिकली वो काफ़ी डिफरेंट है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर। कि कोई भी पर्सन जो है साइकोलॉजिकली रूप से, या बोल सकते हैं उसका जो सेंस है, उसको एक्सपीरियंस जो हो रहा है उसके अनुसार वो खुश नहीं है, या बोल सकते हैं कंफर्ट नहीं है उस जेंडर के साथ जो कि समाज के द्वारा उसको असाइन किया गया है, उसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट गाइज, आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये सभी के सभी टर्म आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल ये टर्म दी जाती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सभी टर्म के बारे में। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये सभी के सभी टर्म डिस्कस किए, और इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर वीमेन मूवमेंट। जो भी महिलाओं के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन या मूवमेंट चलाए गए उन सबको अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबली, और बोल सकते हैं इन दी इंडिया और एट अ डिफरेंट लेवल। इट कुड बी रिलीजियस और द सोशल और द एनवायरमेंटल मूवमेंट, उन सबको पढ़ेंगे। और फेमिनिज्म क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और डिफरेंट वेव चलाई गई फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इन सबको अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।